नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो बिल्कुल सत्र 2022-23 के अंदर किस तरह से पेपर होगा और हम इस कम से कम समय में कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आपकी एक छोटी शॉर्ट से शॉर्ट क्लास का आयोजन कर रहे हैं। तो इस आयोजन के सिलसिला में आज हम आपको बताएंगे पाठ नंबर 7। कौन सा? पाठ नंबर 7। तो आप इधर ध्यान दीजिए, पाठ नंबर 7, इसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ये पाठ हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। तो इस पाठ का इस बार सत्र 2022-23 में क्या पूछा जाएगा? बेटा, इस पाठ से अब की बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे 2 पूछेंगे इस पाठ से। एक प्रश्न बिल्कुल लघु पूछेंगे जो 1 नंबर का होगा, और एक प्रश्न होगा आपका निबंधात्मक। और ये निबंधात्मक जो प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा। यानी इस पाठ से आपके पास 4 प्रश्न होंगे और 6 अंक होंगे। अच्छे अंकों के साथ पाठ बिल्कुल छोटा है, बहुत कम टॉपिक है, लेकिन इनको कम समय में अच्छे से कैसे पढ़ना है उसके लिए आप क्लास को बहुत अच्छे से देखते रहिए। और देखने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए कि आप भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होंगे, लघु कैसे होंगे, दीर्घ कैसे होंगे, मैं ये थोड़ा बाद में पाठ के हिसाब से बताता हूँ। पहले आप पाठ को देखिए, पाठ में क्या है। पाठ के अंदर आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है तंत्रिका तंत्र। पहला जो टॉपिक है वो क्या है? तंत्रिका तंत्र। आप तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाएंगे। ऐसे आराम से इसे देखते जाइए, आपको चित्र बनाने में सुविधा होगी। ऐसे आप तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाएंगे और चित्र बनाने के साथ इसको नामांकित करेंगे। ये इस तरह से कंप्लीट चित्र हो गया है आपका, और इनको बिल्कुल ऐसे नीचे तक उतारना। ये आपका स्क्रैच के तौर पर तंत्रिका तंत्र बन गया। क्या बन गया? तंत्रिका तंत्र। ये जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं दुर्मिका या दुर्मास्य। इसके बाद जो ये भाग है इसको बोलते हैं कोशिकाएं। ये वाला भाग आपका कोशिकाएं है। ये जो गोला है ये आपका केंद्रक है, इसको हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष। और ये जो सिरा है ये तंत्रिकाक्ष का, ये जो नीचे वाला हिस्सा है हम इसे लिखते हैं तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा। अब ये तो हो गया आपका नामांकित चित्र। ये तो क्या हो गया है? नामांकित चित्र हो गया है। आपको क्या करना है? अब इसकी कार्यविधि लिखनी है। तो बहुत बड़ा समस्या नहीं है, आप एक एक पार्ट्स को समझिए। ये जो दुर्मिका है, ये दुर्मिका क्या करती है? जैसे ही मैंने इस बोर्ड को स्पर्श किया तो सूचना आई कि मैंने किसी को स्पर्श किया है। तो ये दुर्मिका या दुर्माकृत सिरा ये सूचनाओं को उपार्जित करता है, यानी पर्यावरण से ये सूचनाओं को उपार्जित करके एक आवेग उत्पन्न करता है, जिससे ये सूचनाएं कहाँ जाती हैं? कोशिकाएं में। ये केंद्र किन सूचनाओं को संसाधित करता है और फिर एक आवेग उत्पन्न करता है। इस आवेग के द्वारा सूचना तंत्रिकाक्ष से होती हुई तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है।
यहाँ से दूसरी तंत्रिका कोशिका की दुर्मिकाएं उस सूचना को ग्रहण करती है और वो सूचना आगे पहुंचा दी जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दुर्माकृत सिरे से सूचना को उपार्जित किया जाता है। उपार्जित सूचना कोशिकाएं तक आती है। यहाँ केंद्रक द्वारा सभी सूचनाएं संसाधित होती हैं और सभी सूचनाएं संसाधित होने के बाद एक आवेग उत्पन्न होता है। इस आवेग द्वारा सूचना तंत्रिका से होती हुई अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है। यहाँ से दूसरी तंत्रिका कोशिका इन सूचनाओं को आगे पहुंचा देती है। अब आप समझिए आगे कहाँ पहुंचाती है। तो ये तो हुई दुर्मिका, दुर्मिका से दूसरी कोशिका, तो ये दुर्मिका से कोशिका को जाती है। फिर ये कोशिकाओं से कहाँ जाती है, पेशियों में, पेशियों से उत्तकों में, उत्तकों से मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु को जाती है और मेरुरज्जु इन सभी सूचनाओं का नियंत्रण करता है। लेकिन ये भाग आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ तंत्रिका तंत्र में इतना ही लिखना है। आपको ये चित्र बनाना है। दुर्माकृत सिरे से सूचना उपार्जित की जाती है, ये यहाँ संसाधित होती है, यहाँ एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है जिससे सूचनाएं तंत्रिका से होती हुई अंतिम सिरे को चली जाती है। यहाँ से दूसरी तंत्रिका कोशिका सूचनाओं को आगे प्रेषित करती रहती है। इतना सा लिखना है बस। अब इसमें एक मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको वो होगा सिनेप्स की, सिनेप्स किसे कहते हैं, सिनेप्टिक दीवार, सिनेप्स। तो यहाँ से दूसरी जो दुर्मिका लगेगी, समझ में आ गया है। तो आपको सीधा सा लिखना है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के रिक्त स्थान को सिनेप्टिक दीवार या सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के रिक्त स्थान को सिनेप्टिक दीवार या सिनेप्स कहते हैं। तो ये हो गया आपका तंत्रिका तंत्र। इसके बाद आपकी बुक में जो दूसरा टॉपिक दे रखा है वो देखिए, वो आपका जो दूसरा टॉपिक है वो ये है बेटा, प्रतिवर्ती क्रिया कैसे कार्य करती है। प्रतिवर्ती क्रिया कैसे कार्य करती है, तो आप सीधा प्रतिवर्ती क्रिया समझिए। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, इस क्रिया में क्या होता है कि किसी उद्दीपन के प्रति तत्काल होने वाली अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ये कार्य कैसे करती है, तो उसके लिए ये चित्र थोड़ा सा फोकसित करिएगा, आप अच्छे से देखिएगा इसे। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इधर ये जो रास्ता जा रहा है ये मस्तिष्क को जाता है। कहाँ जाता है, मस्तिष्क। ये वाला जो भाग है ये है आपका मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। ये आपका मेरुरज्जु है। अब इसमें आप ये देखिए, एक तो ये है आगम तंत्रिका जो इधर से घूम के और इधर से आ जाएगी, और ये जाने के बाद हो जाती है निर्गम। आगम और निर्गम आप इन्हें लिखेंगे आगम तंत्रिकाएं, आगम तंत्रिकाएं, और इसे लिखेंगे निर्गम, निर्गम तंत्रिकाएं। ठीक है, ये आपका मेरुरज्जु, ये आपका मस्तिष्क। अपना टॉपिक ये है कि प्रतिवर्ती क्रिया कैसे कार्य करती है। परिभाषा हो गई है कि किसी उद्दीपन के प्रति तत्काल होने वाली अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो रास्ता तो यही है कि दुर्मिका है, दुर्मिका से कोशिका, कोशिका से पेशी, पेशियों से उत्तक और उत्तक से मेरुरज्जु। लेकिन जैसे ही हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो लगता है कि वो गर्म है, तो हम जोर से झटका लगाते हैं,
जब हम जोर से झटका लगाते हैं तो इसका कारण क्या है कि ये सूचना इन आगम तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती है, मेरुरज्जु तक पहुंचती है, और मेरुरज्जु के पास इन आगम संकेतों को पढ़ने के बाद तुरंत यहाँ से सूचना वापस भेज दी जाती है जो निर्गम तंत्रिकाओं द्वारा संबंधित अंग तक पहुंच जाती है। और संबंधित अंग तक पहुंचते ही वहाँ से अपने को हाथ हटा लेना होता है, वो स्वतः होता है। तो आप क्या समझिए प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है। तो आगम तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाएं ली जाती है और ये सूचनाएं मेरुरज्जु को जाती है। मेरुरज्जु सूचनाओं पर निर्णय लेकर निर्गम या प्रेरक, निर्गम तंत्रिकाएं या प्रेरक तंत्रिकाएं कह सकते हैं, इनके द्वारा ये सूचनाओं को यहाँ तक पहुँच देता है, आगम संकेतों को इस रास्ते से यहाँ तक पहुँचा देता है। तो समझ में आ गया है। इसमें आपको चित्र, अगर परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो आप प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा लिखेंगे, ये चित्र बनाएंगे और ये इसकी कार्यविधि लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे। एक इसमें छोटी सी परिभाषा है कि आगम तंत्रिकाओं से प्राप्त संकेतों को मेरुरज्जु द्वारा निर्गम तंत्रिकाओं द्वारा संबंधित अंग तक पहुंचाने के लिए एक संवहन बंडल में, इस संवहन बंडल में एक चाप बनता है। क्या बनता है? एक चाप बनता है जिसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो ये हुई आपकी प्रतिवर्ती क्रिया। अब इसके बाद देखिए आगे क्या है। इसके बाद आगे लिखा है मानव मस्तिष्क। आगे क्या लिखा है बेटा? मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क में क्या है वो देखिए आप। मानव मस्तिष्क सीधा सा टॉपिक है बेटा, बहुत कम समय में अच्छी तैयारी के लिए ये बेहतरीन अवसर है, आप आराम से देखते जाइए। आपका ये हो गया मानव मस्तिष्क। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, पहले सीधे ही लिखिए मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। फिर कौन कौन से होते हैं? पहला अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा जो भाग है वो होता है पश्य मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? पश्य मस्तिष्क। ठीक है, तीनों भागों के बारे में पूछेगा। तो आपको इस बार बुक में इन तीनों के भी अलग अलग भाग हैं, लेकिन उनको खोल के नहीं दे रखा है। तो इनको बिल्कुल सभी चीज़ों को एक साथ ही आपको लिखना है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और प्रमस्तिष्क। लेकिन बुक में इतना विवरण नहीं है, इसलिए संक्षिप्त में लिखना है कि अग्र मस्तिष्क आपकी सोचने, विचारने, बुद्धि, चेतना, वाणी, गम, खुशी, भूख और प्यास, यानी कि जिन क्रियाओं को हम चेहरे से देखकर पहचान लें, चेहरे से देखकर पहचान लें कि आप दुखी हैं, भूखे हैं, तो वे सभी क्रियाएं अग्र मस्तिष्क में लिखनी है। किसमें लिखनी है? अग्र मस्तिष्क में, क्योंकि इसमें इतना दिया हुआ है। आगे है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में आपको सिर्फ 2 चीजें लिखनी है, एक देखने और दूसरा सुनने। देखने और सुनने। मध्य मस्तिष्क हमारा दृष्टि एवं श्रवण जो क्रियाएं हैं इन पर नियंत्रण करता है। इसके बाद पश्चिम मस्तिष्क का देखिए, इसके भी 3 भाग हैं। पहला अनुमस्तिष्क, दूसरा पॉन्स और तीसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा, इसे मध्यांश भी लिख देते हैं। इसके भी 3 भाग दे रखे हैं,
लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर दे रखा है किताब में, तो मैं आपको समझा देता हूँ। अनुमस्तिष्क में ऐच्छिक क्रियाएं आएंगी। क्या आएंगी? ऐच्छिक क्रियाएं। अब बात आती है सर ऐच्छिक क्रियाएं तो अगर मस्तिष्क में भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, लेकिन आपकी बुक में क्लियर नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, अनुमस्तिष्क में 3 बातें लिखनी है। जैसे सीधी रेखा में चलना, सीधी रेखा में चलना, ड्राइविंग करना, नृत्य करना, ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखना है ऐच्छिक क्रियाओं में। पॉन्स का कार्य आपकी बुक में नहीं है, फिर भी आप लिख देना कि पॉन्स मस्तिष्क के सभी भागों को जोड़कर रखने का कार्य करता है। इसके अलावा आंसू, लार, इन सब का बहना भी इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरा है मध्यांश या मेडुला। इसके बारे में आप क्या लिखेंगे बेटा? आपको यहाँ लिखना है कि ये सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं वे होती है जो हमारी इच्छा से नहीं होती है। तो ये आपका मस्तिष्क हो गया है बहुत शॉर्टकट। अग्र मस्तिष्क में क्या क्या लिखना है? सोचना, विचारना, बुद्धि, तर्क शक्ति, वाणी, ज्ञान, चेतना, ये सब इसमें आएगी। और इसके अंदर इतना सा ध्यान रखना है कि चेहरे से पढ़ा जा सकता है। दूसरा, देखने और सुनने के लिए मध्य मस्तिष्क, बीच वाला, बिल्कुल ये मध्य मस्तिष्क हो गया। देखना भी और सुनना दोनों बीच में है। पश्चिम मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क जो है वो ऐच्छिक क्रियाएं हैं। कौन सी होती है ऐच्छिक क्रियाएं? जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, ये सब बातें इसमें आ जाएगी। पॉन्स का मैंने बताया कि पॉन्स सभी भागों को जोड़कर रखने का कार्य करता है। फिर इसके बाद आता है मेडुला जो अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया कौन सी है? पाचन, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, ये जो शरीर के अंदर होती है, जैसे हृदय स्पंदन, श्वसन दर, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इनका नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। बस इतना सा याद करना है, कम टाइम में इतना ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये उत्तक कैसे रक्षित होते हैं। एक टॉपिक है कि उत्तक कैसे रक्षित होते हैं, तो उस टॉपिक में 2 लाइन है बेटा। पहला है मस्तिष्क, मस्तिष्क कैसे सुरक्षित रहता है, तो इसके लिए आपको क्या लिखना है? सिर्फ छोटा सा, हड्डियों के खोखले ढांचे, हड्डियों के खोखले ढांचे में, एक खोखले ढांचे में तरल पूरित पदार्थ, एक गुब्बारे जैसा तरल पदार्थ होता है, उसके अंदर ढांचे में तरल पूरित पदार्थ, पूरित पदार्थ, तरल सा पदार्थ होता है, उसके अंदर आपका मस्तिष्क सुरक्षित होता है। मतलब ये जो ढांचा है इसके चारों ओर तरल पदार्थ भरा हुआ है और इसके बीच में ये मस्तिष्क है जो इसको बाह्य प्रघातों का मतलब बाहर की लगने वाली चोटों से बचाता है। सिर्फ एक। दूसरा जो इसके अंदर दे रखा है वो है मेरु रज्जु। मेरु रज्जु, मेरु रज्जु में क्या लिखना है? मेरु रज्जु हमारे कशेरुक दंड में सुरक्षित रहता है। कहाँ रहता है? कशेरुक दंड में सुरक्षित रहता है। समझ गए? ये 2 वस्तुनिष्ठ और लघुतरात्मक प्रश्न है। मेरु रज्जु कहाँ सुरक्षित रहता है? तो कशेरुक दंड में रहता है। मस्तिष्क हड्डियों के खोखले ढांचे के अंदर तरल पूरित पदार्थ में रहता है जो इसे बाह्य प्रघातों से बचाता है। बिल्कुल इतना सा यहाँ से आपको याद करना है। इसके बाद आगे आइए बेटा, आगे का जो टॉपिक है वो देखिए। आगे लिख रखा है तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य करते हैं। तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य करते हैं? कौन? तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य करते हैं? तो अभी मैंने इधर लिखा था कि जैसे दुर्मिका, फिर इसके बाद कोशिका, कोशिका के बाद पेशियाँ, कोशिका के बाद पेशियाँ, पेशियों के बाद उत्तक, उत्तक के बाद मेरु रज्जु। समझ गए? इसके बाद हम मस्तिष्क लिखते हैं। तो अब भी तंत्रिका तंत्र में तो हमने पढ़ा कि दुर्मिका से सूचना,
कोशिका को जाती है, कोशिका से पेशियों को जाती है और पेशियों से उत्तकों को जाती है। अब बोर्ड वाले ने या किताब वाले ने पूछ लिया कि उत्तक का क्या कार्य है। बेटा इस गोले से ही समझ गए होंगे कि उत्तक किन सूचनाओं को ऊपर तक पहुंचाता है और ऊपर की सूचनाओं को नीचे तक पहुंचाता है। लेकिन उसने कार्य विधि पूछी है कि कैसे पूछता है। तो इस कार्य विधि को आप अच्छे ध्यान से सुनिए कैसे पूछता है कि तंत्रिका उत्तक कहाँ से, मस्तिष्क से या मेरुरज्जु से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार निर्णय लेता है और निर्णय लेकर एक आवेग उत्पन्न करता है। वो आवेग कहाँ जाता है, उत्तक को जाता है। कहाँ जाता है, उत्तक को। और उत्तक इस आवेग को पेशियों में प्रेषित करता है। पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो सूचना के अनुसार अपनी आकृति और अवस्था को बदलता है और तत्पश्चात सूचना संबंधित अंग तक पहुंच जाती है। प्रश्न क्या चल रहा है, तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य करता है। तंत्रिका उत्तक मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु दोनों से एक साथ ही आती है, फिर भी वहाँ से प्राप्त जो सूचना है उनके अनुसार निर्णय लेता है और संसाधित करता है जो सूचना है, और उसके बाद क्या करता है, पेशियों को ये सूचनाएं प्रक्षेपित करता है। और इसमें एक विशेष प्रकार का क्या होता है, आवेग। तो इस आवेग जब पेशियों में जाता है तो इन पेशियों के अंदर क्या होता है, एक विशेष प्रोटीन होता है या प्रोटीन के कण होते हैं। तो जैसे ही सूचना मिलती है तो ये कण क्या करते हैं, अपनी आकृति और अवस्था को बदल देते हैं। और जैसे ही आकृति और अवस्था बदलती है तो ये सूचना संबंधित अंग तक पहुंच जाती है। तो ये किसकी कार्य हुई, तंत्रिका उत्तक की। कि तंत्रिका उत्तक क्या करता है, तो आप देखने में समझ गए होंगे कि इन सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क तक पहुंचाता है और इनकी सूचनाओं को यहाँ तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है, तो ये सूचना जब प्रेषित की जाती है तो एक आवेग उत्पन्न होता है और इस आवेग के अनुसार पेशियों में उपस्थित प्रोटीन कण अपनी आकार एवं अवस्था को बदल लेते हैं और सूचना संबंधित अंग तक पहुंच जाती है। आगे देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 7 की। तो इसमें आगे देखिए, आगे अब चलेगा पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय। पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें 2-3 प्रश्न है और आंसर सिर्फ एक है। पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय। दूसरी लाइन में लिखा है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, तत्काल अनुक्रिया। तत्काल अनुक्रिया कैसे होती है, समझाइए। पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय समझाइए। प्रश्न नंबर 3 वो आपसे पूछेगा छुई मुई का पादप। छुई मुई का पादप क्यों सिमट जाता है, क्यों सिमट जाता है। तो अब देखिए बेटा, इन 3 प्रश्नों का एक छोटा सा आंसर है जो बिल्कुल टिप टॉप रटा हुआ भी आराम से चलेगा। कैसे करना है, पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए क्या क्या लिखना है। तीनों प्रश्नों का आंसर एक साथ। पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए कोई विशिष्ट प्रकार का उत्तक, प्रोटीन एवं अंग नहीं होते। समझ रहे हैं आप, जैसे मेरुरज्जु नहीं है, मस्तिष्क नहीं है। पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए विशिष्टीकृत उत्तक, प्रोटीन एवं मेरुरज्जु या मस्तिष्क नहीं होता है। ऐसी स्थिति में
पादप जल के अणुओं की क्रियाशीलता के आधार पर अपनी आकृति एवं अवस्था को बदलकर वृद्धि ऑब्लिक गति प्रदर्शित करते हैं। कितना छोटा सा आंसर है, समझ गए होंगे। नहीं समझे तो दोबारा सुनिए। पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए कोई विशिष्टीकृत उत्तक या अंग या मस्तिष्क मेरुरज्जु नहीं होता है। ऐसी स्थिति में पादप जल विनिमय, जल के अणुओं को इधर उधर करके आकृति एवं अवस्था को बदलता है, जो वृद्धि और गति को प्रदर्शित करते हैं। समझ गए। इसके बाद छुई मुई के पादप को स्पर्श करने पर क्यों सिमटता है, तो इसमें भी यही लिखना है कि छुई मुई के पादप में कोई विशेष, समझ गए ना, प्रोटीन उत्तक मेरुरज्जु नहीं होता है। जैसे ही हम स्पर्श करते हैं तो स्पर्शन कुंचन के द्वारा जल के अणु नीचे की ओर गति कर जाते हैं और छुई मुई का पादप सिमट जाता है। तो 3 प्रश्नों का एक उत्तर। अच्छे से याद हुआ? अगर नहीं हुआ, बिल्कुल शॉर्टकट, कम टाइम में यही होगा। इसके बाद आगे जो टॉपिक लिखा है बेटा वो देखिए। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका वृद्धि के कारण गति। वृद्धि के कारण गति पादपों में लिखा है वृद्धि के कारण गति। आप इसे यहाँ भी लिख दो, पादपों में वृद्धि के कारण गति। पादप चलते तो है ही नहीं रोड पे, कहीं आपको मिल जाए कल पपीते का पेड़ तुम्हारी तरफ आ जाए पड़ोसी का चल के गाय भैंस की तरह, ऐसा तो होगा नहीं। अब ये चल नहीं है, गति नहीं होती तो क्या होती है? वृद्धि होती है। अब वो पूछ रहे हैं वृद्धि के कारण। किसके कारण? वृद्धि के कारण। तो वृद्धि के क्या क्या कारण है, इसके छोटे छोटे पॉइंट है। पहला देखिए, पहला है प्रकाशानुवर्तन। आपको सीधे सीधे कम शब्दों में पढ़ना है, प्रकाशानुवर्तन। इसके अंदर आपको लिखना है कि सूर्य के प्रकाश के कारण पादप का ऊपर वाला सिरा, परहो, शीर्षस्थ भाग सूर्य की ओर गति करता है और जड़ें इसके विपरीत गति करती है। सिर्फ इतना सा इसमें लिखना है। दूसरा जो है वो है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, इसके अंदर क्या लिखना है? गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, पृथ्वी द्वारा जो लगाया जाता है, वो जड़ों को अपनी ओर खींचता है, जड़ों को एक दिशा में अपनी ओर खींचता है। जड़ें नीचे की ओर चली जाती है, ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर चला जाता है। सम्मिलित रूप से ये दोनों ही पादप में वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा वाला जो भाग है वो है जलानुवर्तन। इसी में लिख दो रसायनानुवर्तन। जल और रसायन, आपको मैंने पिछले जल परिवहन में समझा दिया था कि जल और रसायन पदार्थ मृदा से आते हैं और ये क्या करते हैं? ऊपर की ओर एक बल लगाते हैं। मैंने भौतिक बलों का जिक्र किया था। तो प्राशन दाब के कारण ऊपर की ओर एक बल लगता है, उस बल के कारण समझ गए होंगे कि पादप वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जल एवं रसायन के कारण। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है आपका दिन और रात। दिन और रात, दिन और रात बनने की प्रक्रिया बेटा। दिन में आपने देखा है कभी नई कोपले नहीं देखी, और रात को सो के उठते हैं तो नई कोपले आ जाती है, ये देखा है ना। जो पुष्प रात को नहीं खिलते वो दिन को खिल जाते हैं धूप पाकर। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि दिन और रात बनने की प्रक्रिया भी सम्मिलित रूप से पादपों में वृद्धि को प्रदर्शित करती है। जैसे आप लिख देंगे कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जब दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता है तब पुष्प का खिलना, खाद्य पदार्थों का परिवहन जैसी क्रियाएं होती है। जब रात को ऐसा नहीं होता है तो पादप वृद्धि को प्रदर्शित करता है।
कुल मिलाकर दिन रात बनने की प्रक्रिया क्या करती है, समझ गए होंगे, पादप में वृद्धि को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसके बाद जो पांचवा आपका पॉइंट है वो है हार्मोन्स। कुछ पादप हार्मोन हैं जो अपनी अपनी उपस्थिति से भी पादपों में वृद्धि करते हैं। इनमें ज़्यादा पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है। पहला जो आपका हार्मोन है वो है ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन है, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, ये आपकी शीर्षस्थ कलिकाओं में, शीर्षस्थ कलिकाओं में वृद्धि करता है। शीर्षस्थ कलिकाओं में क्या करता है, वृद्धि करता है। इतना सा याद रखना है। दूसरा जो आपका हार्मोन है वो है जिब्बेरेलिन। ये आपका जिब्बेरेलिन हार्मोन है जो तने में वृद्धि करता है। तने में या तने को बड़ा बनाता है, तने में वृद्धि प्रदर्शित करता है, तने में वृद्धि करता है। ठीक है, ऑक्सिन। इसके बाद है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या करता है, ये हार्मोन कोशिका विभाजन का कार्य करता है। क्या काम करता है, कोशिकाओं का विभाजन करता है। कोशिकाओं का विभाजन करता है, जो पेड़ में आप देख पाते हैं। और अंतिम जो हार्मोन है उसे अच्छे से देखिए, क्योंकि इसके बारे में कई बार पूछा गया है। ये है आपका एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, ये वृद्धि का दमन करता है, वृद्धि का दमन करता है, यानी वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। आपकी बुक में इन 4 हार्मोनों के नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ तक आपको आराम से समझ में आ गया होगा। हम पढ़ रहे हैं पादपों में वृद्धि के कारण गति। इसके बाद देखिए जो अगला टॉपिक है वो है आपका जंतुओं में हार्मोन। जंतुओं में हार्मोन, जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। तो अब आप इधर आइए, टॉपिक चलेगा आपका जंतुओं में हार्मोन। जंतुओं में हार्मोन। अब इसके लिए आप 2-3 खाने बना लीजिए ऐसे, 1 2। यहाँ लिखिए ग्रंथि का नाम। क्या लिखेंगे, ग्रंथि का नाम। ठीक है, यहाँ लिखिए हार्मोन का नाम, हार्मोन का नाम। और यहाँ विशेष लिख दो, जो भी लिखना है विशेष डाल दो। यहाँ कुछ विशेष लिखेंगे आप। 1 नंबर डालिए, मस्तिष्क से शुरू हो जाइए। पहला लिखिए वृद्धि हार्मोन। क्या लिखेंगे, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन कहाँ से आता है, पीयूष ग्रंथि से आता है। कहाँ से आता है, पीयूष ग्रंथि से आता है। और ये क्या करता है, लंबाई का नियंत्रण, लंबाई का नियंत्रण। ठीक है, लंबाई, अगर यह हार्मोन बराबर बन रहा है तो आपकी लंबाई बराबर होगी। अधिक बनता है तो लंबा हो जाता है, कम बनता है तो बौना हो जाता है। तो आराम से समझ में आया, वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि और लंबाई का नियंत्रण। इसके बाद आप दूसरा देखिए, हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन है, थायरॉक्सिन। ग्रंथि थायराइड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि से आता है। थायरॉक्सिन हार्मोन आता है। इसका कार्य है, ये हमारी उपापचयी क्रियाओं का, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्या करता है, क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। समझ में आ गया आराम से। अब इसमें 2 बातें और लिखी हैं कि इस हार्मोन की कमी कब होती है, जब हम आयोडीन नहीं लेते, आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते हैं, तो ये हार्मोन की कमी हो जाती है। और इस हार्मोन की कमी हो जाने से हमें घेंघा रोग हो जाता है।
कौन सा रोग हो जाता है बेटा? घेंगा, गाइटर फूलकर मोटा हो जाता है। ये विशेष याद रखना है इसमें। इसके बाद आपका तीसरा हार्मोन है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। इंसुलिन कौन सी ग्रंथि से आता है? अग्नाशय ग्रंथि से आता है। कहाँ से आता है? अग्नाशय ग्रंथि से। ये क्या करता है? शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इसमें विशेष क्या रहेगा कि इंसुलिन हार्मोन अगर कम बन रहा है तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। इसके बाद अगली ग्रंथि में आ जाओ। चौथा जो हम हार्मोन लिखेंगे वो होगा आपका एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन ग्रंथि होगी एड्रीनल या अधिवक्र ग्रंथि। ये क्या करता है? ये हार्मोन हमारी संकटकालीन परिस्थितियों में, संकटकालीन परिस्थितियों में सहायता करता है। कहने का मतलब अचानक से अगर कोई संकट आता है तो ये हार्मोन हमारे रक्त में जाता है और हमें उत्तेजित कर देता है। समझ रहे? जैसे कुत्ता पीछे पड़ गया, तुम इतनी तेज नहीं भग सकते लेकिन उसके पीछे पड़ने से बहुत तेज भग सकते हैं। तो ये जो तेजी आई है ना वो इसी हार्मोन से आती है। जब यह हार्मोन रक्त में बहता है तो हमारी श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। इसके बाद पांचवा जो हार्मोन है वो देखिए, जैसे भी है इसमें अगला जो ग्रंथि है या हार्मोन है उनमें देखिए एस्ट्रोजन। हार्मोन एस्ट्रोजन है और ये मादा के अंडाशय से आता है। कहाँ से आता है? मादा के अंडाशय से। यह हार्मोन क्या करता है? मादा के गौण द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब आप समझिए, ये हार्मोन मादा के अंडाशय से आता है और उसमें मादा के लक्षण प्रलक्षित करता है। समझ गए? मादा बनाता है। इसके बाद जो अगला हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन नर के वर्षण से आता है। कहाँ से आता है? नर के वर्षण से। और नर के वर्षण से जब आता है तो यहाँ मादा की जगह लिखो नर के गौण द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करता है, यानी पुरुष बनाता है। जैसे वक्षस्थल का चौड़ा होना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये जितने भी पुरुष बनने के लक्षण हैं वो इस हार्मोन की वजह से आते हैं। ये नर के वर्षण से आता है। ये 6 ग्रंथि, 6 हार्मोन आपके इस बार सिलेबस में अच्छे से दे रखे हैं। समझ में आ गया? इसके अलावा भी 2-3 ग्रंथियाँ हैं, जैसे थाइमस ग्रंथि है, थाइमोसिन हार्मोन देती है और ये बच्चों में पाई जाती है, बड़े होने के बाद विलुप्त हो जाती है। इसके अलावा एक पीनियल ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि। वो मिलेटोनिन हार्मोन देती है। कौन सा हार्मोन देती है? मिलेटोनिन। और वो क्या करता है? वो हमारी दैनिक लय को नियंत्रित करता है। इसके अलावा एक और है पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथार्मोन देती है। वो हमारे
शरीर के कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करती है। तो वो ग्रंथियाँ आपके सिलेबस में नहीं है, मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता। ये 6 ग्रंथियाँ आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। अभी तक हमने जो ये सब पढ़ा है, इन सब में पूरा पाठ आ गया है। बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में आप इसे अच्छे से याद करिएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो वेरी मोस्ट है। अभी जो मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि ये जो प्रश्न है ये इस तरह से आएंगे। तो अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे निकाल के एक तरफ रख दो। हमने पहला क्या पढ़ा? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में अति लघुतरात्मक एक छोटा प्रश्न है जो पूछ सकता है। वो क्या है? सिनेप्स किसे कहते हैं? एबीसीडी में फटाफट नोट करिए, सिनेप्स किसे कहते हैं। ठीक है। दूसरा, उपार्जित लक्षण निम्न में से ग्रहण करता है। फिर वो नीचे लिख देगा दुर्मिका, दुर्मिका, कोशिकाएं, तंत्रिका, तंत्रिकाक्ष। आपको एक ओप्लिक करना है। समझ गए? दोनों परिभाषा दे के संधि स्थल पूछ सकता है, सिनेप्स की परिभाषा दे के नीचे पूछ सकता है। तो 2 प्रश्न तो उसमें है। और प्रतिवर्ती चाप में, प्रतिवर्ती चाप की परिभाषा 1 नंबर की है, ज़्यादा नहीं पढ़ने का। प्रतिवर्ती चाप से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएगा। अब सीधा आ जाओ मस्तिष्क से। मस्तिष्क में एबीसीडी के प्रश्न है, तो उसमें सीधा सा पूछ सकता है। क्या पूछेगा? मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? जैसे देखने का, सुनने का, चेतना, बुद्धि, वाणी, तर्क शक्ति पूछ लेगा। अन्य 6 क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा मस्तिष्क करता है? एबीसीडी वाले प्रश्न इसमें से ऐसे आएंगे। फिर इसके बाद आता है जैसे मस्तिष्क कहाँ सुरक्षित रहता है? डिब्बे में। समझ गए? कशेरुक दंड में क्या रहता है? मेरुरज्जु। 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र कैसे, तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य करता है? अपने आप में 2 नंबर का प्रश्न है, बड़ा है, एबीसीडी में नहीं आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा? जैसे एबीसीडी वाले प्रश्नों की बात कर रहे हैं, नीचे आते जाओ, पादपों में आ गए। पादपों में से सीधा साइटोकाइनिन, जिब्बेरेलिन, ऑक्सिन और एब्सिसिक अम्ल। इसके अलावा यहाँ से कोई छोटा प्रश्न नहीं आएगा। फिर छोटे प्रश्न थे जो लास्ट में थे, फल हार्मोन कौन सी ग्रंथि से आता है? समझ गए? इनके अलावा कोई एबीसीडी का प्रश्न नहीं बनेगा। अब बात करते हैं छोटे प्रश्न की, 1 नंबर वाले प्रश्न। 1 नंबर के जो प्रश्न होंगे उनमें एक हार्मोन का काम पूछेगा। इस हार्मोन के क्या कार्य है? तो 6 ही हार्मोन है, सभी के एक एक कार्य याद करना है। फिर इसके बाद नीचे आएंगे, जैसे गुरुत्वानुवर्तन किसे कहते हैं, जलानुवर्तन किसे कहते हैं। तो इन सब में आपको बताना है। गुरुत्वानुवर्तन का मतलब है गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला परिवर्तन। ये आपको 1 नंबर में लिखना है। 1 नंबर में और ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं है, चाप और वो दोनों हो जाएंगे। अब बात कर लेता हूँ मैं चलते हुए शब्दों में कि निबंधात्मक प्रश्न कौन कौन से होंगे। तो निबंधात्मक प्रश्न में देखो, पहला प्रश्न तंत्रिका तंत्र का सचित्र कार्यविधि। सचित्र कार्यविधि लिखिए, सचित्र कार्यविधि लिखिए। पर चित्र नहीं देगा क्योंकि चित्र का इसमें है नहीं, फिर भी देख लेना, चित्र सहित कार्यविधि। फिर वो प्रतिवर्ती क्रिया की दूसरा प्रश्न, प्रतिवर्ती क्रिया का दूसरा प्रश्न किसका? प्रतिवर्ती क्रिया। इसके बारे में 3 नंबर का प्रश्न सचित्र पूछ सकता है। 3 नंबर में ही आपका मस्तिष्क क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर में मस्तिष्क के तीनों भागों का विवरण पूछ सकता है। क्लियर है ना? फिर इसके बाद चौथा जो प्रश्न होगा वो होगा वृद्धि के कारण गति। वृद्धि के कारण गति, ये तीसरा ऑप्शन हो सकता है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है। 5वां जो प्रश्न बनेगा उसमें आपकी जंतुओं में हार्मोन की सारणी, जंतुओं में हार्मोन की सारणी, ये आपके बड़े प्रश्न है। 5 में से आपको एक 100% आएगा, तो आप उनमें से इन्हीं में से 3 प्रश्न अच्छे से याद कर लें। अगर वो थोड़ा ज़्यादा मेरिट के साथ पूछ सकता है तो जैसे 2 काम पूछ सकता है, ए और बी दे सकता है 3 नंबर में। इसमें पूछेगा छुई मुई का पादप क्यों सिमट जाता है, छुई मुई का पादप क्यों सिमट जाता है, ये ध्यान रखना। दूसरे में यहाँ पूछ लेगा तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य करता है।
तो ये 1 से 1/2 नंबर में समझने की कोशिश करना 2%, ये अलग पूछ सकता है, बाकी पाठ में कुछ भी नहीं है। समझ गए आप? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। केवल छोटे प्रश्न 2 नंबर के 2 प्रश्न हैं। एबेसेडे के लिए ध्यान रखना, मैं सभी जगह बता चुका हूँ कि बुक में जितने भी एबेसेडे दिए गए हैं उनसे बाहर कहीं नहीं जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका पाठ नंबर 7 पूरा हुआ। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपने दोस्त को बताइए ताकि वो जो नहीं पढ़ पा रहा है, हो सकता है वो 3-4 दिन अपना वीडियो देख के पास हो जाए। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, ओके।